हाय एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो आप लोग। सबसे पहला काम आप लोग ये करो कि हिस्ट्री का एनसीईआरटी का बुक ओपन कर लो और चैप्टर 5 को देख लो, क्योंकि इसमें हम लोग द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और इसमें ये चूँकि चैप्टर बहुत लंबा है तो ये 2 पार्ट में अपलोड होगा। इसमें टोटल 6 टॉपिक है, तो इस वीडियो में आपको 1 to 3 टॉपिक क्लियर कर देंगे और अगले वीडियो में फिर 4 to 6 टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए बिना देर की हम लोग कहानी शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि पहले जो रिवॉल्यूशन आया था हम उसकी बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने से पहले, यानी जब फैक्ट्रीज़ वगैरह पूरे यूरोप में हर जगह नज़र आ रही थी, उससे पहले क्या चल रहा था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल टू ऑफन हम लोग प्रायः ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को फैक्ट्री इंडस्ट्री के ग्रोथ से जोड़ देते हैं। जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम फैक्ट्री प्रोडक्शन की बात करते हैं, जब हम इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करते हैं तो हम फैक्ट्री वर्कर्स की बात करते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो हिस्ट्री है कई बार ये बहुत पहले शुरू होता है, फैक्ट्री के पहले। तो फैक्ट्री के पहले कैसे प्रोडक्शन हो रहा होगा, सीधी सी बात है, ये घर में हो रहा होगा। तो ये आइडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ तक कि फैक्ट्रीज़ के आने से पहले बहुत बड़े स्तर पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, और ये फैक्ट्रीज़ पर बेस्ड नहीं था। और ये सिस्टम को आज के हिस्टोरियंस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, ऐसे पीरियड को जब इन फैक्ट्रीज़ के आने से पहले जो प्रोडक्शन हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट के लिए, इस पीरियड को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो ये कब की कहानी है? ये कहानी है 17th and 18th सेंचुरी, जब जो शहर से जो टाउन से मर्चेंट्स लोग विलेज जाना शुरू कर चुके थे। ऐसा वो क्यों कर रहे थे? और वो वहाँ जाके किसान को, कारीगर्स को पैसा दे रहे थे और उनको कह रहे थे कि आप प्रोड्यूस कीजिए, इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग बेचने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए कि इसकी नीड क्यों पड़ रही है। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड का एक्सपेंशन हो चुका है और बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ को इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। तो वहाँ के लोगों की अब डिमांड है, जैसे भारत को कब्ज़ा किया हुआ है, जहाँ जहाँ पे कॉलोनीज़ को अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया तो वहाँ की फिर बेचना चाहेंगे कुछ गुड्स को। तो गुड्स का डिमांड बहुत बढ़ चुका था, डिमांड ऑफ गुड्स ग्रोइंग। लेकिन मर्चेंट्स, जो नए मर्चेंट्स थे, वो चाहेंगे कि शहर के अंदर अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड करें, तो नहीं कर सकते थे, इसलिए वो गांव जा रहे थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि यहाँ ट्रेड गिल्ड्स बहुत पावरफुल था। ट्रेड गिल्ड्स क्या थे? ट्रेड गिल्ड्स जो होते हैं प्रोड्यूसर्स के ग्रुप होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं। वो क्या करते हैं? वो प्रोडक्शन पे कंट्रोल करते हैं, वो कंपटीशन और प्राइस को कंट्रोल करते हैं। आप ऐसे समझिए ना कि 4-5 लोग हैं शहर में, बिहार शरीफ में या पटना में, दिल्ली में, मुंबई में, वही 4 लोग जो है सीमेंट बना रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब सीमेंट का प्रोडक्शन ये 4 लोग कर रहे हैं तो मार्केट में उसका दाम क्या रहेगा, यही लोग डिसाइड करेंगे ना। तो वो लोग प्राइस, कंपटीशन सब डिसाइड करते थे और वो कभी नहीं चाहेंगे कि नए लोग आए, क्योंकि इससे उनका पैसा, मुनाफा घटेगा। साथ ही साथ ये लोग जो क्राफ्ट पीपल थे उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते थे। अब इन सारे गिल्ड्स को जो रूलर्स होते थे वो मोनोपोली दे दिए कि भैया तुम ही करोगे, सीमेंट 4 ही आदमी लोग बनाएगा। मोनोपोली यानी एकाधिकार मिल गया। तो इसका मतलब ये हो जा रहा है कि अब नए मर्चेंट्स के लिए यहाँ पे आना, टाउन्स पे बिजनेस सेटअप करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मजबूरी में वो गांव चले जाते हैं। सवाल अगर आप पूछे कि वो गांव क्यों गए, तो आप बता दीजिए कि शहर में परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। और गांव में क्या होता है? गांव में जो किसान है वो काम करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। क्या होता है? कंट्री साइड में जो गरीब किसान है, आर्टिजन्स है, वो तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए मर्चेंट के लिए। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि एक समय था कि जब ओपन फील्ड जो डिसअपियर होने लगा, और जो कॉमन था, ऐसा फील्ड जो कॉमन उसको कहते हैं जिसमें सारे लोग खेती कर सकते हैं, अब धीरे धीरे वो बंद होने लगा, वो बाउंड्री होने लगी उसकी। तो जो गरीब किसान थे या जो कुटीर उद्योग चला रहे थे, वो जो पहले ज़मीन पर निर्भर कर रहे थे सर्वाइवल के लिए और अपना लकड़ी जलावन इकट्ठा करते थे, वेजिटेबल है तो पुआल है, ये सारा जमा करते थे, अब उनको कमाने के लिए कुछ और सोचना पड़ा। कई लोगों के पास इतना कम ज़मीन था जिससे बहुत ज़्यादा सब लोगों को जॉब मिल नहीं पाएगा। इसी बीच में मर्चेंट्स आते हैं और उन्होंने कहा कि हम एडवांस आपको दे रहे हैं, एडवांस पैसा दे रहे हैं, आप मेरे लिए प्रोड्यूस कीजिए। तो पीजेंट्स लोग तैयार हो गए, और तैयार होने से इनको फ़ायदा क्या हो रहा है? इसलिए क्योंकि अब गांव में ही रह सकते हैं, रिमेन इन द कंट्री साइड। और जो काम कर रहे थे छोटा वाला, कल्टीवेट करने वाला, वो भी करेंगे, वो उनको छोड़ने की उसको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो इनका इनकम है, वो पहले इनकम जो खेती बाड़ी से घट रहा था वो उसको सप्लीमेंट कर देता, उससे उनका इनकम बढ़ गया।
फ़ायदा क्या हो रहा है कि गांव में रिमेन रह सकते हैं, ये अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तीसरा, इनका इनकम बढ़ गया। चौथा, ये फैमिली लेबर रिसोर्स, जो फैमिली के जो सारे लोग हैं सबको यूज कर सकते हैं। बूढ़ा सूढ़ा आदमी को भी बोलेंगे भैया आप भी ज़रा चला लो, तो दादी जी जो है वो भी काम कर लेंगे। अब इससे क्या हुआ कि शहर और गांव के बीच में एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो गया। जो मर्चेंट्स जो कि टाउन में रहते थे लेकिन काम तो गांव में चल रहा है, कंट्री साइड में। अब कोई क्लॉथियर का जो मर्चेंट है वो वूल स्टेपलर से वूल खरीदता है, फिर इसको स्पिनर को देता है, स्पिनर वहाँ से धागा बनाता है, फिर ये अलग अलग प्रोडक्शन के स्टेजेस पे जाता है। फिर यहाँ पे फुलर जो है फुल कर लेता है पूरा सब कुछ, क्लॉथ को जो है पूरी तरह से गैदर कर लेता है। फिर डायर को चला गया, वो रंग लगा दिया, फिर उसको फिनिश कर दिया गया लंदन में। तो आप देख पा रहे हैं कि आधा से ज़्यादा काम गांव में चल रहा है, फिर कुछ काम शहर में चल रहा है। इस तरह से गांव और शहर एक दूसरे से लिंक हो गया। गांव में प्रोडक्शन चल रहा है, शहर में फिनिशिंग चलता है और वहाँ से फिर बिक्री होता है। ये जो लंदन को कहा जाता था कि ये फिनिशिंग सेंटर के तौर पे जाना गया। तो ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम था ये बहुत अच्छा नेटवर्क था। इसको मर्चेंट्स और जो कंट्रोल कर रहे थे, और साथ ही साथ जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा था वो प्रोड्यूस करने वाले जो प्रोड्यूसर्स थे वो फैमिली के मेंबर के साथ काम कर रहे थे। घर फैक्ट्री वगैरह में ऐसा कुछ चल नहीं रहा था। अब सवाल ये आता है कि भाई एक समय आएगा जब फैक्ट्री आ जाएगी। तो फैक्ट्री इंग्लैंड में सबसे पहले 1730s में आएगी, लेकिन धीरे धीरे 18th सेंचुरी के लास्ट में एकदम 1780, 85, 90 में फैक्ट्रीज की संख्या मल्टीप्लाई होती है। तो इसका सबसे पहला जो सिंबल था वो क्या था? वो कॉटन था। 19th सेंचुरी में कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो ब्लूम हो चुका था, बहुत ज़्यादा उस पर काम चल रही थी। लेकिन एक समय आएगा कि इस फैक्ट्री के यूज की वजह से क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि इफ़िकेसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ जाएगा। मैं सब इम्पॉर्टेंट लाइन को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। यानी जो प्रोडक्शन होगा तो उसका एक एक स्टेप, जैसे कार्डिंग हो रहा है, ट्विस्टिंग हो रहा है, स्पिनिंग या रोलिंग हो रहा है, ये कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये सारा स्टेप्स होता है। तो सारे स्टेप का एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गया क्योंकि समय मशीन इन्वॉल्व हो गया। साथ ही साथ जो वर्कर्स लोग जो आउटपुट दे रहा था वो अब ज़्यादा देगा। जैसे अगर आप पे किताब लिख रहे हैं तो एक किताब का कॉपी कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन वही काम अगर आप कंप्यूटर से कीजिएगा, आप प्रिंटिंग प्रेस से कीजिएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्कर का आउटपुट भी बढ़ गया और हर वर्कर जो है ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है। इससे क्या हुआ, और एक और फ़ायदा ये हुआ कि मजबूत धागा बनने लगा। अब यहाँ पे पूछा जाएगा, एक MCQ क्वेश्चन है कि रिचर्ड आर्कराइट ने क्या किया था? तो इसने कॉटन मिल बनाया था। तो आप तक देख रहे हैं कि अब तक ये काम क्या चल रहा था, जब तक फैक्ट्री नहीं आई थी तो ये घर में अंदर कंट्री साइड में चल रहा था। लेकिन अब जब कॉस्टली न्यू मशीन्स आ चुकी है, इसको परचेज़ किया गया, सेटअप किया गया और मेंटेन कर दिया गया मिल में, तो अब सिस्टम चेंज हो जाएगा। अब सिस्टम क्या चेंज होगा? अब सारा सिस्टम एक रूफ के अंदर है। पहले क्या आप गाँव में काम कर रहे हो, सो रहे, पढ़ रहे, काम कर रहे, नहीं कर रहे, मोबाइल चला रहे, कौन देखने वाला। लेकिन अब जो है शहर के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर अब आपको काम करना पड़ेगा। इससे प्रोडक्शन का एफिशिएंसी भी बढ़ा है, तो इसको ध्यान देना अब आसान हो गया। केयरफुल सुपरविज़न, यानी अब आप निगरानी अच्छे से किया जा सकता है आपका। ए बच्चा तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, बच्चा तुम काम क्यों नहीं कर रहा, ये चीज़ अब देखा जा सकता है। अब लेबर को रेगुलेट करना ईजी हो गया, जो कि पहले बहुत मुश्किल था क्योंकि लोग गाँव में काम कर रहे थे। तो 19th सेंचुरी आते आते तक फैक्ट्री जो है पूरे इंग्लैंड का एक बहुत ही कॉमन फीचर बन गया, इससे बहुत कनेक्टेड बन गया। जहाँ जा रहे हैं आपको नया नया मिल्स देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि जो कंटेम्प्ररी थे उस ज़माने के जो लोग थे वो बहुत डैज़ल हो गए, उनकी आंखें चौंधिया जाती थी चमक से कि इतनी सारी फैक्ट्रीज़ बन गई है। वो पूरा फोकस उन लोगों ने मिल पे करना शुरू कर दिया। वो वर्कशॉप, बाई लेन्स, इसको बिल्कुल छोड़ दिया। जैसे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी एक जगह पे आ जाएगा तो उसकी जगह पे छोटा मोटा टुनमुनिया सेलिब्रिटी को लोग ध्यान नहीं ना देंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ यहाँ पे। अब अगला प्रश्न यहाँ पे ये है कि क्या इंडस्ट्रियल चेंज का जो पीस था वो क्या था? क्या बहुत तेज़ी से वो इंडस्ट्रीज़ में फैक्ट्री आना शुरू हो गई थी या धीरे धीरे आई थी? तो देखिए, सबसे पहला जो डायनेमिक इंडस्ट्री था वो कॉटन का था और मेटल का था। तो पहले फेज में तो आप जान रहे हैं कि कॉटन का ही चर्चा था, लेकिन उसके बाद सेकंड फेज में आयरन और स्टील का चर्चा आया। आयरन और स्टील क्यों आया? क्योंकि रेलवे का एक्सपेंशन हो गया। अब जब रेलवे का एक्सपेंशन होगा तो आयरन और स्टील का डिमांड इंक्रीज़ करेगा, नेचुरल बात है। तो इसलिए आयरन और स्टील का देखिएगा एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
तो ये पहली बात हो गई कि भाई क्या क्या इंक्रीज़ हुआ, तो कॉटन और कॉटन के साथ साथ आयरन एंड स्टील। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि ऐसा नहीं हुआ था कि जो न्यू इंडस्ट्री थे उसने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिस्प्लेस कर दिया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया था, ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि 19वीं सेंचुरी के अंत तक भी 20% लोग ही एडवांस सेक्टर में काम कर रहे थे, टेक्नोलॉजिकली फैक्ट्री वाले सेक्टर में काम कर रहे थे। जैसे स्पेशली अगर टेक्सटाइल का एग्जांपल ले तो वहाँ पर भी ज़्यादातर लोग फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं, बल्कि घर के अंदर काम कर रहे हैं, यानी वही गांव वाला सिस्टम चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? और हाँ, ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में कोई चेंज नहीं आया था, उसमें भी कुछ चेंज आया था, हालांकि उसमें स्टीम पावर कॉटन या मेटल इंडस्ट्री वाले की तरह नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आया था। छोटा छोटा इनोवेशन इसमें भी हुआ था और कुछ ऑर्डिनरी इनोवेशन हुआ था, जैसे कि ग्लास वर्क ही हो रहा है, ये चमड़ा वाला काम है, टाइनिंग हो रहा है, फर्नीचर का काम है, बिल्डिंग का काम है, फूड प्रोसेसिंग का काम है, इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत इन्वेंशन हुआ। तो हमने क्या बात किया? पहली बात कि कॉटन आयरन स्टील का क्रेज़ बढ़ गया था। दूसरी बात है कि अभी भी न्यू पे उतना फोकस नहीं चल रहा था, आयरन ज़्यादा पुरानी इंडस्ट्री में आज भी 80% लोग काम कर रहे थे और पुरानी इंडस्ट्री में भी थोड़ा बहुत इनोवेशन हुआ था। तो मेन सवाल ये अभी तक हमारा उठा नहीं कि आखिर न्यू इंडस्ट्रीज़ में 19वीं सेंचुरी के में आते भी काफ़ी कम लोग काम कर रहे थे। क्या कारण है इसका? देखिए, इसका पहला कारण तो ये है कि न्यू टेक्नोलॉजी वाज एक्सपेंसिव। जो नई मशीन सारी बहुत महंगी है, ठीक है, और उसको यूज करने से वो लोग बहुत डर रहे थे। दूसरा प्रॉब्लम कि मशीन आम तौर पे टूट जाया करती थी। नई मशीनें हैं तो वो बहुत कमज़ोर हो रही है ना, तो टूट जा रही है। अब टूट गई तो रिपेयर करवाना, रिपेयर भी कॉस्टली है। ये लीजिए, बच्चा जितना है उससे ज़्यादा झुनझुना महंगा हो जा रहा है। यानी कि टेक्नोलॉजी, मशीन भी महंगी, उस हमेशा टूट जाती है और रिपेयर भी कॉस्टली। और जैसा कि उसको बनाने वाले लोग क्लेम कर रहे हैं कि भैया ये तो एकदम फेयर लवली है, आपका पूरा का पूरा दाग धब्बा सब गायब हो जाएगा, ऐसा हो नहीं पाएगा, आप जैसे हैं वैसे रहिएगा। तो जैसा आपको क्लेम किया गया वैसा कुछ भी नहीं मिला। चमगादड़ से आप परी नहीं बन पाए, आप वैसे के वैसे ही रहे। अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे हमारा क्या मामला चलेगा कि भाई इतना सारा जब इनोवेशन हो रहा था तो हम लोगों ने देखा कि कैसे फैक्ट्रीज़ के लोग ज़्यादा यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आ रहा था और इसका रिपेयर भी बहुत महंगा था, क्योंकि बार बार टूट जाता था और जैसा लोग बोल रहे थे वैसा नहीं था। एक एग्जांपल देखिए, जैसे जेम्स वाट ने एक स्टीम इंजन जो कि प्रोड्यूस किया गया न्यू कैमन के द्वारा, इसको इम्प्रूव किया था, लेकिन उसके बावजूद जो है 321 स्टीम इंजन यूज़ किए जा रहे थे यूरोप में 19वीं सेंचुरी में। तो सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा लोग इसको यूज़ कम से कम कर रहे थे, बहुत कम लोग इसका यूज कर रहे थे। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चढ़ते हैं, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। तो इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि अब तक हम लोग क्या बात किए कि लोग जो है मशीन्स का काम उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि मशीन्स में कुछ खराबी आ रही थी। लेकिन उसी के अपोजिट में लोग हैंड लेबर से काम करवा रहे थे, हैंड ऑपरेटर से। तो क्या हैंड ऑपरेटर को क्या बेनिफिट था, वो भी तो बात कर लेते हैं। तो विक्टोरियन ब्रिटेन का मतलब, जब महारानी विक्टोरिया का राज चल रहा था तो ह्यूमन लेबर का कोई शॉर्टेज नहीं था। कई गरीब किसान और लोग जो है शहर में लार्ज नंबर पे आ रहे थे जॉब की तलाश में। तो जब आप जान रहे हैं कि जब काम करने के लिए लेबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप कम सैलरी पे भी लोगों को रख सकते हैं। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था लेबर शॉर्टेज का और या हाई वेज कॉस्ट का, उनको ज़्यादा पैसा देना नहीं था, कम पैसे में काम चला सकते थे, क्योंकि लेबर की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो क्यों इंडस्ट्रीज़ में वो फैक्ट्री ला के इन्वेस्टमेंट करे जो कि टूट जाएगा, मतलब मशीन्स ला के इन्वेस्टमेंट करे जो टूटने वाली है। तो इसलिए ये लोग पुराने लेबर से ही काम चलाने लगे थे। दूसरा कारण ये है कि बहुत सारा ऐसा वर्क था जो सीजनल वर्क था। अब जैसे गैस का वर्क है, जैसे शराब का दुकान है, ये आमतौर पर ठंडा के मौसम पे ज़्यादा काम चल रहा है इसका। या फिर आप और एग्जांपल देखा जाए तो बाइंडिंग का काम है, बुक बाइंडिंग का काम है या प्रिंटिंग का काम है। तो उस ज़माने में क्रिसमस के टाइम पे लोग एक दूसरे को जो है ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह SMS करते थे। आज तो व्हाट्सअप का दौर आ गया, सारा कुछ व्हाट्सअप स्टेटस से चल जाता है, लेकिन पहले तो बुक बाइंडर और प्रिंटिंग ये सारा काम क्रिसमस के टाइम पे है। उसी तरह आपका वाटर फ्रंट की अगर बात करें तो शिप ज़्यादातर जो रिपेयर होता था वो विंटर के टाइम पे। तो इस सारे इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन जो है हर सालों भर तो ज़रूरत है ही नहीं है। तो इसलिए लोगों ने हैंड लेबर को प्रेफर किया कि हम आपको जॉब दे रहे हैं भाई 2 महीने 3 महीने के लिए, शट डाउन जॉब दे रहे हैं।
अगर हम मशीन ला लिए और उसका काम 2 ही महीने है तो बाकी 8-9 महीने मशीन हमको देखेगा और हम मशीन को देखेंगे, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो पहला कि लोगों लेबर्स की संख्या ज़्यादा थी, दूसरा सीजनल वर्क में इनकी कोई ज़रूरत होती नहीं है। तीसरा कारण, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हैंड लेबर से ही बनाया जा सकता है। मशीन्स क्या करती है, आज भी देखिएगा आप यूनिफॉर्म प्रकार की एक ही प्रकार की गुड्स बनाएगी। जैसे आप लैब बॉय साबुन देख लीजिए, डिटॉल साबुन देख लीजिए, इन सब को देखिएगा सब एक ही प्रकार का। पार्ले जी बिस्किट है या आजकल कौन बिस्किट चल रहा है, ओरियो देखिए आप, सब एक ही डिज़ाइन का है। लेकिन मार्केट में जो डिमांड था वो कि अलग अलग डिज़ाइन का होना चाहिए, स्पेसिफिक शेप का होना चाहिए, तो ये तो कौन बनाएगा, ये सब तो लोग, इसके लिए तो आपको बहुत स्किल चाहिए, ह्यूमन स्किल चाहिए, ना कि टेक्नोलॉजी चाहिए। मशीन्स तो एक ही डिज़ाइन का बनाता है। और जो अपर क्लास के लोग थे, जो बहुत अमीर लोग थे, वो हाथ की बनी हुई चीज़ चाह रहे थे, क्योंकि इसमें क्लास होता है, अलग अलग डिज़ाइन का बन सकता है और इसको इंडिविजुअली प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो डिज़ाइन भी इसमें अच्छा होगा, फूल पत्ती जो भी चाहिए आपको सारा बनेगा इसमें। लेकिन हाँ, वैसा कंट्री जहाँ लेबर शॉर्टेज है तो वहाँ मजबूरी था कि भैया आपको जो भी करना है फैक्ट्री से करना है। ब्रिटेन में ये प्रॉब्लम नहीं था कि लेबर शॉर्टेज का कोई इशू नहीं था ब्रिटेन में। लेकिन हाँ, ये अमेरिका की अगर आप बात करेंगे तो अमेरिका में तो भैया ये प्रॉब्लम था, अमेरिका में यही प्रॉब्लम था कि वहाँ लेबर शॉर्टेज था, तो वहाँ मशीन पे फोकस किया गया, जबकि ब्रिटेन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ये तो हो गया वर्कर्स की बात। अब लाइफ कैसा था वर्कर्स का, देखिए उनको लेबर तो बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है वर्कर्स के लाइफ में कि भैया आप जैसे जैसे गांव में जाइएगा, जैसे अगर पता चला कि कोई नया जॉब है तो गांव से लोग शहर आए, तो हंड्रेड्स लोग चले आए कि पता चला कि भाई फलाने शहर में जॉब है, तो लाखों लोग गांव से शहर आ गए। लेकिन जॉब लेने के लिए भैया जैसे आज के दौर में फ्रेंडशिप और रिश्तेदारी और पैरवी ज़रूरी होती है, लिंक होना ज़रूरी होता है, ठीक वही काम था उस समय पे। आपका कोई फैक्ट्री में रिलेटिव काम कर रहा है या फ्रेंड है तो आपको ज़्यादा चांस है कि जॉब मिल जाएगा। लेकिन हर किसी का तो सोशल कनेक्शन है नहीं, तो जिसका नहीं है वो क्या करेंगे, हफ्ते दिन वेट करेंगे और पुल के नीचे सोएंगे, क्योंकि रहने की जगह भी नहीं है। और या तो नाइट शेल्टर होता था वहाँ सोते थे, कुछ लोग नाइट रिफ्यूजी सेंटर में सो रहे थे, जो प्राइवेट लोग अपना बनाते थे कि मेरे घर में आप आके सो सकते हैं। कुछ लोग जो है, कुछ पुअर लॉ अथॉरिटीज़ जो होती है उन्होंने मेंटेन किया हुआ था, वहाँ वो लोग सोते थे। एक इशू तो इनके साथ ये था कि काम मिलने के लिए पैरवी चाहिए। दूसरा इशू ये था कि कई वर्क सीजनल है, तो भैया कई महीना ऐसा होगा जब आपको काम ही नहीं मिलेगा, तो जैसे ही बीजी सीज़न ओवर हो जाएगा आप वापस से ज़मीन पे आ जाइएगा, वापस से आप रोड पे आ गए। तो कुछ लोग वापस गांव चले जाते थे, जब लेबर का जब डिमांड, ठंडा के बाद वो गांव चले गए, जब डिमांड ख़त्म हो गया तो चले गए, जब उस बीच में कुछ और काम करते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से भी लोगों ने काम किया। हाँ, ऐसा है कि सैलरी इन लोगों का बढ़ गया, लेकिन जितनी महंगाई बढ़ी उतनी सैलरी इन लोगों की नहीं बढ़ी थी, तो बहुत अच्छा लाइफ कंडीशन इन लोगों का नहीं था। ये लोग नए टेक्नोलॉजी से बहुत टेंशन में रहते थे, स्पेशली जब स्पिनिंग जेनी इंट्रोड्यूस किया गया था, जो मशीन थी, तो फीमेल लोग इससे बहुत परेशान भी थे, क्योंकि फीमेल लोगों का इसी पे चल रहा था, स्पिनिंग समझते हैं ना, धागा बनाना। तो उन्होंने इस नए मशीन्स पे अटैक करना शुरू कर दिया, कई लंबे समय तक लड़ाई झगड़ा चलने लगी। लेकिन एक समय आया कि भैया धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब लास्ट में क्या कर सकते हैं आप, सब लोग उसी का काम सीखने लगे और फैक्ट्री में काम करने लगे। आज देखिए ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में फैक्ट्री पे काम हो रहा है, मशीन पे काम हो रहा है, जो लोग हाथ से कर रहे थे वही लोग मशीन से करने लगे, बस यही अंतर आया। लास्ट टॉपिक हम लोग डील करते हैं, ऐसे भी आप देखिए लो बैटरी दिखा रहा है, तो मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़ की बात कर लेते हैं। कॉलोनीज़ मतलब स्पेशली हम बात करेंगे इंडिया की, इंडिया में क्या हुआ था कॉलोनीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में क्या हुआ, तो भारत में भी हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की और उस इंडस्ट्री की जब फैक्ट्रीज़ का उदय नहीं हुआ था। तो भारत में जब फैक्ट्री या मशीन्स जब नहीं आई थी तो क्या होता था, भारत से सिल्क और कॉटन, ये जो गुड्स है ये जाया करते थे इंटरनेशनल मार्केट में। दुनिया में हर जगह कॉटन बन रहा था, लेकिन कोर्सर क्वालिटी का। भारत में जो बनता था बिल्कुल फाइनर वैरायटी का बनता था, वो सिर्फ भारत में बनता था। तो इंडिया से कुछ मर्चेंट्स थे, ये लोग क्या करते थे, कैमल के बैग पे चीज़ों को लोड कर लेते थे, कैमल के बैग पे लोड करके ये इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, यानी कि आपका माउंटेन के पासेस से, नॉर्थ वेस्ट इलाके से, माउंटेन यानी कि पहाड़ के बीच से, दर्राओं से वो चले जाते थे।
या डिज़र्ट से। पहुंचाते कहाँ थे ये? पंजाब के जनरली लोग होते थे, पंजाब से अफ़गानिस्तान, ईस्टर्न रशिया वगैरह इस इलाके में, ईस्टर्न पर्शिया वगैरह में पहुंचाते थे। यानी पर्शिया मतलब हो रहा ईरान चले गए, अफ़गानिस्तान चले गए और उज़्बेकिस्तान वगैरह ये सारे रीजन में जा रहा था। तो ये सब लैंड रूट से चल रहा था। अब जब बात करें हम लोग सी रूट की, तो सी रूट में स्पेशली सूरत से जो आप मैप अगर देखिएगा, सॉरी, तो सूरत से आप देखिए कि सूरत से हम लोग जो गुजरात पोर्ट कनेक्टेड था, गल्फ़ कंट्री जा सकते थे हम लोग। यहाँ पे मसूलीपट्टनम है, वहाँ से हम जो है वो नीचे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जा सकते हैं, हुगली से भी कनेक्शन हो सकता है। तो 3 पोर्ट था इंडिया का उस समय पे। उस समय पहला पोर्ट था सूरत, दूसरा मसूलीपट्टनम और तीसरा हुगली का बंगाल। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व भी थे, बहुत सारे इंडियन लोग इसमें प्रोडक्शन को फाइनेंस कर रहे थे, कुछ लोग गुड्स को कैरी कर रहे थे, कुछ लोग एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहे थे। स्पेशली इसमें सप्लाई मर्चेंट का बड़ा रोल आता है। अब होता ये था कि मान लीजिए ये शिप है, ये आपका पानी का रास्ता है, तो यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होगी, लेकिन यहाँ लाने वाला भी तो कोई आदमी चाहिए। एक यहाँ पे वीवर्स है जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन लाने वाला कौन आदमी होगा? तो सप्लाई मर्चेंट है। सप्लाई मर्चेंट करता क्या था कि वीवर्स को ये पैसा देता था एडवांस में, और एडवांस में पैसा देने के बाद इनसे फिर ये लोग कपड़ा सी लिए, तो इनसे ख़रीद लिया, और ख़रीद लेने के बाद इस सप्लाई को ये पोर्ट पे ले जाकर डील करता था। तो वीवर्स बनाते थे, सप्लाई मर्चेंट उनसे लेकर जाके पोर्ट पे बेचते थे। तो और बड़े बड़े जो शिपर्स होते थे और एक्सपोर्ट मर्चेंट्स होते थे, वो ब्रोकर्स रखते थे जो प्राइस वगैरह को नेगोशिएट करे, उस पर डील करे, बार्गेनिंग करे। लेकिन 1750 आते आते तक ये इंडियन मर्चेंट जो इसको कंट्रोल कर रहे थे, ये डाउन होने लगा, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया में यूरोपियन लोग पावर गेन करने लगे। तो इन्होंने सबसे पहले तो लोकल कोर्ट से बहुत सारा छूट ले लिया, फिर मोनोपोली राइट्स लिया ट्रेड करने के लिए कि अकेले हम ही करेंगे। इससे क्या हुआ कि सूरत का डिक्लाइन, हुगली का डिक्लाइन हो गया, और एक्सपोर्ट वगैरह सब ख़त्म होने लगा। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, बिजनेसमैन लोग, सबको नुकसान हुआ। जब सूरत और हुगली डिक्लाइन होगा तो चलेगा क्या? बॉम्बे और कलकत्ता चला उस टाइम पे। अब ओल्ड पोर्ट से लोग न्यू पोर्ट्स में चले गए, और इसको माना गया कि भैया अब अंग्रेज़ों का राज है, तो इसमें यही कुछ होने वाला है। तो अब यहाँ पे सारा कुछ यूरोपियन कंपनीज़ कंट्रोल कर रही है, यूरोपियन शिप्स का सारे लोग कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें फंस गए, और हालांकि कुछ नए लोग ऐसे थे जो इसी सिस्टम में घुस गए थे। अब ये नया सिस्टम आया तो इससे वीवर्स के लाइफ में क्या प्रॉब्लम आया? पहला प्रॉब्लम तो ये आया कि तुरंत में ऐसा नहीं हुआ कि ब्रिटेन में इंडस्ट्री बन गया था, कपड़ा उपड़ा बनने लगा था, ऐसा नहीं हुआ था। ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ उस टाइम पर नहीं बनी थी, तो ये लोग भी इंडिया ही से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे थे, कपड़ा ले जा रहे थे वहाँ पे। तो पावर इस्टेब्लिश करने से पहले, स्पेशली बंगाल में जो बैटल प्लासी हुई या कार्नेटिक या फ्रेंच को हराया, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स ले जाए। क्यों? क्योंकि फ्रेंच हैं, डच हैं, पोर्टुगीज़ हैं, लोकल ट्रेडर्स हैं, ये सब लोग हैं ना जो कि सिला सिलाई कपड़ा लेके जा रहे हैं। तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, तो वीवर्स के पास अच्छा ऑफर है कि ये बार्गेन कर सकते हैं, और जो ज़्यादा महंगा बिके वहाँ बेचेंगे। लंदन में स्पेशली लेटर भेज के अंग्रेज़ी लोग बोलते थे कि भैया हमारे पास तो बिजनेस हो रहा है, लेकिन बेनिफिट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल किया, अब इनके पास पावर आ चुका था कि ये मोनोपोली राइट करे, कि अकेले हम ही करेंगे सारा बिजनेस। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया कि सारा कंपटीशन को एलिमिनेट करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, सारा रेगुलर सप्लाई हम ध्यान देंगे कि हमारा ही को फ़ायदा हो, बाकी किसी को नहीं हो, सिर्फ हम ही खाएंगे, बाकी सब कोई नहीं खाएगा। बड़ा अच्छे सोच के ख़राब लोग थे ये लोग। अब हम लोग आगे अगर चलेंगे तो हम देखेंगे कि इन लोगों ने क्या क्या स्टेप लिया जिससे इन्होंने सारा कुछ ये कर पाए। तो पहला काम इन्होंने ये किया कि एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स जो भी थे उसको एलिमिनेट किया। जो क्लॉथ ट्रेड में लगे थे सबको मार पीट के भगा दिया, और इसको कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक सर्वेंट लाया, पेड सर्वेंट, इसको पैसा देते थे ये लोग। इसका नाम था गौमस्ता। गौमस्ता का काम क्या था कि वीवर्स को सुपरवाइज़ करे, सप्लाई ले, और क्वालिटी का कपड़ा को क्वालिटी देखे। सेम काम जो कि सप्लाई मर्चेंट कर रहे थे उसकी जगह पे गौमस्ता आ गया। अब इससे क्या हुआ कि कंपनी का जो वीवर्स था वो दूसरे बायर को नहीं बेच सकता है, क्योंकि उसको एडवांस मिल गया, तब हम ही को देना। और ये तरीका ही था कि एडवांस दे दे। ये लोग एडवांस में पहले ही पैसा दे देते थे कि भाई हमारा कपड़ा है, तुमको सिर्फ इसी को सीना, कोई और का तुम नहीं करोगे, और किसी और को बेचोगे भी नहीं, क्योंकि हमने पैसा आपको दे दिया पहले से।
तो जैसे ही ऑर्डर दे दिया गया तो वीवर्स लोग बेचारे लोग अपना तैयार हो गए कि हमको लोन दे दीजिए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। इन लोग एडवांस में पैसा दे दिया गया, ये लोग रॉ मटेरियल खरीदे और अपना काम करना शुरू कर दिए। अब जिन लोगों ने अंग्रेज़ों से लोन लिया वो तो फंस गया, अब इन्हीं को देना पड़ेगा, गौमस्ता को देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे लोन फ्लो हुआ, समझ नहीं पा रहे आप, यहाँ पे एक गौमस्ता है, यहाँ एक वीवर्स है। तो वीवर्स ने क्या को कपड़ा नहीं दिया जा रहा बल्कि पैसा दे दिया जा रहा लोन, कि तुमको रॉ मटेरियल जो खरीदना लो और हमको बना के सबमिट करो। तो आपने जिससे लोन लिया उसी को ना दीजिएगा पैसा, उसी को ना सबमिट कीजिएगा कपड़ा। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, इनका इनकम भी गड़बड़ाने लगा, क्योंकि पहले ये लोग क्या कर रहे थे, छोटा छोटा स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड था तो ये कल्टीवेट कर रहे थे, लेकिन अब इनको पूरा का पूरा ज़मीन को लीज़ करना पड़ा और पूरा टाइम वीविंग में देना पड़ा। बल्कि वीविंग में पूरे के पूरे फैमिली, यहाँ तक कि बच्चे, महिलाएं, सबको इसमें यूज करना पड़ा, सारे को इसमें अलग अलग स्टेज होता है प्रोसेस का, सबको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे ऐसा आने लगा, कई सारे गांव से ये न्यूज़ आने लगा कि क्लैश हो रहा वीवर्स और गौमस्ता के बीच में, क्योंकि सप्लाई मर्चेंट जो होते थे पहले उन हमेशा गांव में ही रहते थे वो, और उनका वीवर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप था। तो कभी कोई प्रॉब्लम हुई, कभी कोई क्राइसिस हुई तो उसमें वो हेल्प करते थे। लेकिन गौमस्ताज आउटसाइडर, इनको लोगों से, गांव से कोई कनेक्शन नहीं, वो एरोगेंटली काम कर रहे थे, मतलब बहुत घमंड में रहते थे और हमेशा सिपाहियों के साथ, लोगों के साथ जाते थे, और जो देर किया ना तो उसको मारते थे, पीटते थे, उसको कोड़ा मारते थे। तो वीवर्स को अब प्राइस को बार्गेन करने का तो स्पेस ख़त्म हो गया, अब तो इन्हीं को बेचना है भाई। अब बदले में जो प्राइस इनको मिल रहा था वो बहुत हाई होता, तो ये प्रॉब्लम नहीं था, प्राइस भी लो मिल रहा है इनको तो, और जो लोन इनको मिल जा रहा था कंपनी से मजबूर हो गए कि इन्हीं को देना है। तो यहाँ पे ये लोग बुरी तरह से फंसे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा, स्पेशली बंगाल और कर्नाटक में तो बहुत सारे वीवर लोग गांव का गांव छोड़ के भाग गए। ये लोग ये दूसरी जगह जाके काम कर रहे थे जहाँ कुछ रिलेशन वगैरह है। कहीं जगह पे लोगों ने रिवॉल्ट किया तो कंपनीज के खिलाफ ये लोग लड़े। कई वीवर्स लोगों ने बोला कि हम लोन लेंगे ही नहीं, और वर्कशॉप वगैरह सब बंद कर दिए, लोग खेती बाड़ी में चले गए। तो इसको बहुत प्रॉब्लम इन लोगों को आ रहा था। लेकिन अभी तो प्रॉब्लम शुरू हुई है, 19वीं सेंचुरी आते आते इनके सामने एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा इनको। एक कहानी है कि हेनरी पोलो वगैरह कह रहा था कि एक समय आएगा कि इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री कभी भी ख़राब, मतलब बंद नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1811 से 12 में 33% इंडिया से बाहर जा रहा था, लेकिन वही 40 साल के बाद 30% इंडिया का एक्सपोर्ट हो गया, यानी इंडिया का एक्सपोर्ट पूरी तरह से घट गया। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्या हो गया कि एक्सपोर्ट घट गया? देखिए, सबसे पहला कारण तो ये कि कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हो गया इंग्लैंड में कॉटन इंडस्ट्री बन गई अपनी खुद की इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल ग्रुप ने कहना शुरू किया कि भैया हम फैक्ट्री बना रहे हैं, हम खुद यहाँ कपड़ा बना रहे हैं, तो आप इंडिया का कपड़ा क्यों ला रहे हैं, आप इसको बैन कीजिए। तो गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा दीजिए, यानी आने पर टैक्स लगा दीजिए, ताकि ब्रिटेन में जो आदमी है जो अपना गुड्स बना रहा है वो आराम से बेचे, कोई दिक्कत ना होगा। तो ये काम यहाँ पे किया गया। पहला काम ये हुआ कि इंडिया का जो अब गुड्स है वो ब्रिटेन अब नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है इंडिया का गुड्स ब्रिटेन? इंडिया का गुड्स अब ब्रिटेन नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ट्रेड ड्यूटी लगा दी है, यानी टैक्स लगा दिया। दूसरा काम इन्होंने क्या काम किया कि ब्रिटेन का गुड्स लेकिन इंडिया जा सकता है, इंडिया का कपड़ा ब्रिटेन नहीं जा रहा है, तो उनका एक्सपोर्ट मार्केट क्लैप्स हो गया। लेकिन ब्रिटेन का गुड्स जो कि मशीन का बना हुआ अच्छा सस्ता है वो भारत आने लगा। तो इन्होंने एक साथ में दो काम किया। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने क्या कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हम अपना ब्रिटिश मैन्युफैक्चर को इंडियन मार्केट में बेचना चाह रहे हैं। तो प्रॉब्लम देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सपोर्ट जो है ब्रिटिश कॉटन गुड्स का इंडिया में इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे डबल नुकसान होने लगा। कॉटन वीवर्स जो इंडिया में थे उनको दो प्रॉब्लम एक टाइम पे फेस करना पड़ा। सबसे पहले उनका एक्सपोर्ट मार्केट क्लैप्स हो गया, वो बाहर बेच नहीं सकते, और लोकल मार्केट भी श्रैंक हो गया, लोकल मार्केट भी सिकुड़ गया, क्योंकि अब मैनचेस्टर का इंपोर्ट्स आ रहा था। मैनचेस्टर ब्रिटेन में एक शहर है, कपड़ों के लिए फेमस है। अब सीधी सी बात है कि मशीन से बनाया जा रहा लोअर कॉस्ट में वो इतना सस्ता था कि वीवर्स लोग उससे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने जो है अपना डिक्लाइन इनका हो गया। तो ये दो प्रॉब्लम था, एक साथ में तीसरा प्रॉब्लम भी इनको आ गया। अब इनको सही से इस प्रॉब्लम से क्या हुआ कि रॉ कॉटन जो गुड क्वालिटी का ये भी मिलना कम हो गया। ऐसे कैसे हो गया? अमेरिका में एक लड़ाई छिड़ गई जिसको हम लोग कहते हैं सिविल वॉर। अमेरिका में जब सिविल वॉर छिड़ गई तो यूएस का जो कॉटन सप्लाई है वो पूरी तरह से कट हो गया। ब्रिटेन पहले कॉटन के लिए यूएस जाता था, अब वहाँ लड़ाई हो गई
तो अब कॉटन का जो रॉ मटेरियल है वो भारत, उसके लिए भी भारत आ रहा है। एक तो भारत के लोगों का एक्सपोर्ट मार्केट ख़त्म, लोकल मार्केट ख़त्म, इसके अलावा आप रॉ मटेरियल को भी आपने महंगा कर दिया। अब रॉ मटेरियल जो है भारत से इंडिया जाने लगेगा तो सीधी सी बात है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो अब वीवर्स लोग बेचारे लोग, सप्लाई ही नहीं उनके पास है। अब वो रॉ कॉटन भी अगर ख़रीदना है तो उनको बहुत महंगे दाम में ख़रीदना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में इनका वीविंग इंडस्ट्रीज़ पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और अंत में 19वीं सेंचुरी में एक प्रॉब्लम ये आया कि यहाँ पे इंडिया के अंदर भी इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो गई। तो नाउ दे हैव नो होप ऑफ सर्वाइविंग। तो हमने ये 3 टॉपिक को आपके सामने डील किया है। देख रही आप, इसमें ही अच्छा खासा टाइम लग गया है, लगभग 30 मिनट लग गया। तो अगले वीडियो में और जो 3 टॉपिक रिमेनिंग है उसको मैं कंक्लूड कर दूंगा। और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जो चैप्टर है, मैंने क्लास में इसको ज़रूर पढ़ा दिया था, लेकिन हमको लगता है कि कन्फ्यूज़न आपके मन में रहा होगा, तो उसको मैं बहुत कम टाइम पे आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आप उसको देख लें और आपके मन में कन्फ्यूज़न ना रहे।